नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। बुलेटिन में आज बात होगी सरकार और अन्नदाताओं के बीच बातचीत में आए नए गतिरोध की, एएमयू में पीएम के संबोधन की, बताएंगे कि बिहार में फिर क्यों उठी चुनाव की चर्चा, जानेंगे बीजेपी के खिलाफ किसके नेतृत्व में बन सकता है गठबंधन, और बुलेटिन की आखिर में बात एक और कंपनी के निजीकरण की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरियाणा के सीएम खट्टर को करना पड़ा अन्नदाताओं के गुस्से का सामना। अन्नदाताओं ने खट्टर के कार्यक्रम का किया विरोध। पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में अम्बाला पहुंचे थे खट्टर। हरियाणा में निकाय चुनाव का हो चुका है ऐलान। समय पर नहीं होंगी सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया ऐलान। फरवरी के बाद ही हो पाएंगी परीक्षाएं। हर साल फरवरी में शुरू हो जाती थी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। सरकारी तेल कंपनियों ने हर हफ्ते गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा करने का बनाया प्लान। तेल कंपनियों को हो रहे घाटे को कम करने के लिए बनाया ये प्लान। नई व्यवस्था से कंपनियों को मिल सकती है राहत। विजडन ने जारी की वनडे क्रिकेट की ऑल टाइम टीम। वनडे एकादश में सचिन तेंदुलकर को नहीं मिली जगह। टीम में कपिल देव एकमात्र भारतीय खिलाड़ी। कपिल देव को ही विजडन ने सौंपी टीम की कमान। बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स 452 अंकों की तेजी के साथ 46,006 पर हुआ बंद। निफ्टी 138 अंकों की तेजी के साथ 13,466 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कृषि कानूनों को लेकर अन्नदाताओं का आंदोलन आज 27वें दिन भी जारी रहा। न सरकार झुक रही है और न अन्नदाता पीछे हटने को तैयार हैं। हालात ये हैं कि 2 सप्ताह से तो दोनों के बीच में बातचीत भी नहीं हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की ओर से कहा गया कि सरकार बातचीत को तैयार है, अन्नदाता तारीख और वक्त तय कर लें, और इस पर अब अन्नदाताओं की ओर से भी जवाब आ गया है। तो क्या है अन्नदाताओं का जवाब, देखिए ये रिपोर्ट। अन्नदाताओं के आंदोलन का आज 27वां दिन था। दिल्ली में बढ़ती सर्दी के बीच अन्नदाताओं के हौसले कम नहीं हुए हैं। आज भी 11 अन्नदाता उपवास पर रहे। उनकी मांग साफ है कि सरकार कृषि कानून पूरी तरह से वापस ले। अन्नदाता बातचीत को तैयार है, लेकिन इसी शर्त पर कि पहले कानून रद्द हो। 8 दिसंबर को अन्नदाताओं के संगठनों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई थी। इसके बाद से सरकार और अन्नदाताओं के बीच कोई बैठक नहीं हुई है। लेकिन कल सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि सरकार अन्नदाताओं से फिर बात करने को तैयार है। अन्नदाता अपना प्रस्ताव तैयार कर लें और बैठक का दिन भी तय कर लें। लेकिन अन्नदाताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की ओर से हमें अब तक कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया गया। हम सरकार के लिखित प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं। जब सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव ही नहीं आया है तो इसका हम क्या जवाब दें। अन्नदाता सरकार से पहले भी बातचीत को तैयार था और आज भी है, लेकिन पहले सरकार लिखित में प्रस्ताव भेजे। केंद्र सरकार केवल बातचीत का दिखावा कर रही है। वह हमें अपनी बातों में फंसाकर वापस भेजना चाहती है। लेकिन अन्नदाताओं ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार वो सरकार के मनमाने रुख के आगे झुकने वाले नहीं हैं। इस बीच अन्नदाताओं ने दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ने वाले NH9 को भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। एक ओर अन्नदाताओं का आंदोलन तेज होता जा रहा है तो दूसरी ओर सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। सरकार बीच का रास्ता निकालने को तो तैयार है, लेकिन अन्नदाता अड़ गए हैं कि कानून वापसी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। अन्नदाता अड़ गए हैं कि सरकार को जो भी प्रस्ताव देना हो वो लिखित में दिया जाए। ऐसे में दोनों के बीच संवाद कब शुरू होगा ये भी तय नहीं है। लेकिन पीएम ने आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू के छात्रों के साथ जरूर संवाद किया। मौका था एएमयू के 100 साल पूरे होने का। तो पीएम ने क्या कहा छात्रों से, देखिए ये रिपोर्ट। आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 100 साल हो गए हैं। विश्वविद्यालय में आज शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि एएमयू ने लाखों युवाओं को तराशा है और एक नई सोच जगाई है। स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में एएमयू ने समाज की मदद की, मुफ्त टेस्ट करवाए गए, प्लाज्मा बैंक बनवाया और पीएम केयर्स फंड में बड़ी राशि का योगदान भी दिया। पिछले दिनों केंद्र सरकार के नागरिकता कानूनों को लेकर एएमयू में हुए विरोध पर पीएम मोदी ने कहा कि इस कानून को लेकर आप सभी लोग निश्चिंत रहें। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही सबसे बड़ा मंत्र है। उन्होंने कहा कि जो देश का है वो हर देशवासी है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर भी कहा कि समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन जब बात राष्ट्र के लक्ष्य के प्रति की हो तो सभी मतभेद को किनारे रख देना चाहिए।
देश में कोई किसी भी जाति या मजहब का हो, उसे देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर योगदान देना चाहिए। एएमयू से ऐसे कई लोग निकले हैं जिन्होंने अपने विचारों से हटकर देश के लिए लड़ाई लड़ी। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि सियासत सिर्फ समाज का एक हिस्सा है, लेकिन सियासत सत्ता से अलग देश का समाज होता है। ऐसे में देश के समाज को बढ़ाने के लिए हमें काम करते रहना चाहिए। आपको बता दें कि 5 दशक में ये पहली बार है जब देश के प्रधानमंत्री ने एएमयू के कार्यक्रम में शिरकत की हो। इससे पहले 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एएमयू के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। एएमयू में पीएम ने राजनीति से हटकर छात्रों को एकजुट होकर देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग की अपील की। तो दूसरी ओर बिहार में तो इस समय राजनीतिक पारा ही चढ़ा हुआ है। आरजेडी अभी तक ये नहीं समझ पा रही है कि वो सत्ता के इतने करीब आकर भी उसे हासिल क्यों नहीं कर पाई, और इसे लेकर पार्टी में मंथन चल रहा है। तेजस्वी यादव ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बिहार में जल्दी ही फिर से विधानसभा चुनाव होंगे। तो ऐसा दावा तेजस्वी ने क्यों किया, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नया कृषि कानून लाकर मोदी सरकार सोच रही थी कि किसान इसे चुपचाप अपना लेंगे, लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये कानून किसानों को सड़कों पर ला देगा और विपक्ष को आक्रामक बना देगा। इस वक्त मोदी सरकार की मनमानी को लेकर राजधानी के बॉर्डर पर प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली से उठा शोर पूरे देश में सुनाई दे रहा है और इस सुर में अब सभी विपक्षी पार्टियां अपना सुर मिलाने लगी हैं। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने तो सड़कों पर उतरने का ऐलान तक कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी मकर संक्रांति के बाद पूरे राज्य में एक साथ बड़ा आंदोलन करेगी। ये आंदोलन जिलावार किया जाएगा, जिसके लिए हमें अभी से तैयार होना है। हमें कृषि सुधार कानून को समझना होगा, क्योंकि जब हम ही इस कानून को नहीं समझेंगे तब लोगों को क्या समझाएंगे। एमएसपी क्या है, कानून में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो किसानों को नुकसान पहुंचा रही हैं, उसे पढ़ना होगा और आम जनता को बताना होगा। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने तो अगले साल फिर विधानसभा चुनाव होने की भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि 2021 में भी विधानसभा का चुनाव हो सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा और अभी से ही वैसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करनी होगी जिन्होंने इस चुनाव में भीतरघात किया है। हमें तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। अब तेजस्वी तो फिर चुनाव की संभावना जता रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिहार की सियासत में क्या होगा। बिहार में एनडीए सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में तेजस्वी यादव जुट गए हैं, तो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ भी विपक्ष का बड़ा गठबंधन बनने के संकेत मिल रहे हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है। तो क्या कहा है नवाब मलिक ने, देखिए ये रिपोर्ट। बंगाल में मचे बवाल में अब एनसीपी की भी एंट्री हो गई है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बीजेपी पर ममता सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। नवाब मलिक ने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र की शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सभी विपक्षी दल मिलकर इसका जवाब देंगे। जरूरत पड़ने पर शरद पवार सभी विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे और वो ही इसका नेतृत्व भी करेंगे। नवाब मलिक ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने पवार से इस मामले में चर्चा की। जरूरत पड़ी तो शरद पवार खुद कोलकाता जाएंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले को निशाना बनाया गया था। इस घटना के बाद केंद्र ने कथित लापरवाही के मामले में पश्चिम बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर बुलाने के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच गतिरोध बढ़ गया है, जिसे लेकर एनसीपी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की सहमति के बिना आईपीएस अधिकारियों को बुला लिया गया है, जो बहुत गलत संकेत है। एनडीए के खिलाफ विपक्ष बड़ा गठबंधन बनाने की तैयारी में है। विपक्ष का गठबंधन बनेगा, उसमें कांग्रेस की भूमिका सबसे अहम होगी, क्योंकि कांग्रेस ही विपक्ष की एकमात्र पार्टी है जिसकी स्वीकार्यता पूरे देश में है। लेकिन इस समय तो कांग्रेस पार्टी ही मुश्किल में दिख रही है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। तो अब क्या मांग की है पायलट ने, देखिए ये रिपोर्ट। गहलोत सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 200 में से 99 सीटों पर जीत मिली थी। गहलोत ने अपनी जादूगरी से पहले अल्पमत को बहुमत में बदला। बीएसपी के विधायकों को दल बदल कराकर पार्टी का आंकड़ा 106 तक पहुंचाया। सरकार सुरक्षित हुई तो कुछ महीने पहले सचिन पायलट ने बागी रुख अपना लिया। राहुल और प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप से सचिन की वापसी तो हो गई, लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रिश्तों में अभी भी तनाव बना हुआ है।
सचिन पायलट अपने कुछ समर्थकों को गहलोत सरकार में मंत्री बनवाना चाहते हैं। उनकी नजर प्रदेश कांग्रेस संगठन पर भी है, लेकिन गहलोत सचिन पायलट या उनके समर्थकों से दूरी ही दिखाने की कोशिश में हैं। अशोक गहलोत जनवरी में मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, जिसे लेकर गहलोत और पायलट के बीच अभी से तनातनी देखी जा रही है। सीएम अशोक गहलोत अपनी सरकार से खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को हटाकर नए लोगों को लाने की तैयारी में है और मंत्रिमंडल विस्तार पर सचिन पायलट की भी नजर है। पायलट ने आलाकमान तक अपनी बात पहुंचा दी है। पायलट 3 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। उन्होंने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन से मुलाकात कर सरकार और संगठन में अपने समर्थकों को लाने की मांग की। पायलट को आश्वासन तो मिला है, लेकिन गहलोत अभी भी पायलट समर्थक ज्यादा लोगों को अपनी मंत्रिमंडल में शामिल करने को तैयार नहीं है। अब पायलट की कितनी मांगों को गहलोत मानेंगे और उनके कितने समर्थक मंत्री बनेंगे, ये मंत्रिमंडल विस्तार में ही सामने आएगा, जो संभवतः अगले महीने हो। वैसे अगले महीने से यानी 1 जनवरी 2021 से बहुत कुछ बदलने वाला भी है। यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको भी ये जान लेना जरूरी है कि 1 जनवरी से गाड़ी चलाते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। देखिए ये रिपोर्ट। भारत सरकार देश में गाड़ी चलाने और गाड़ी के आरसी को लेकर नियमों में बदलाव करने जा रही है। सरकार इन नियमों को देश में कड़ाई से लागू करने जा रही है। भारत सरकार का परिवहन मंत्रालय 1 जनवरी से ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को लेकर नियम बदल रहा है। सरकार की ओर से नए आदेश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक नए साल में अगर आपके वाहन के सभी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं हुए तो आपको 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। आपको बता दें कि भारत सरकार ने बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर जुर्माना 500 रुपए बढ़ाकर 5,000 रुपए, ओवर स्पीडिंग पर 400 रुपए से बढ़ाकर 1,000 से 2,000 रुपए, बिना सीट बेल्ट ड्राइविंग करने पर 100 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया था। बाद में कुछ राज्य सरकारों ने जुर्माने की राशि में कमी की थी, लेकिन अब भारत सरकार ने फिर से इसमें बदलाव कर दिया है। परिवहन विभाग ने बताया कि मार्च 2020 के बाद से अवैध हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर 31 दिसंबर 2020 तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन 31 दिसंबर के बाद से अवैध लाइसेंस रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता दें, नए मोटर वाहनों के मुताबिक अगर आप 2 पहिया वाहन चला रहे हैं और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या उसकी वैधता खत्म हो गई है तो आपको 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। और बुलेटिन के अंत में बात निजीकरण को लेकर सरकार के फैसले की। मोदी सरकार में देश की जीडीपी लगातार गिरती जा रही है। सरकार अर्थव्यवस्था तो संभाल नहीं पा रही है और जो कुछ भी है उसे बेचने में जरूर जुटी है। तो अब क्या बेचने जा रही है मोदी सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। भले ही देश के विकास को रफ्तार मिले या न मिले, लेकिन निजीकरण को बढ़ावा जरूर मिल रहा है, जिसका पूरा देश विरोध कर रहा है। उसे ही मोदी सरकार आगे बढ़ाने में लगी है। बैंकिंग, रेलवे, एयरपोर्ट के बाद अब मोदी सरकार ने अगला नंबर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का लगाया है। इस सरकारी कंपनी की 63.75% हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार ने ग्लोबल अभिरुचि पत्र आमंत्रित किया है। इस बिक्री के तहत SCIL के प्रबंधन पर नियंत्रण भी हिस्सेदारी लेने वाली कंपनी को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 24 फरवरी 2000 को मिनी रत्न के खिताब से नवाजे जाने वाले कंपनी SCI का सिर्फ विनिवेश नहीं बल्कि इसका निजीकरण किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अभिरुचि पत्र दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि 13 फरवरी तक है। निवेशक कंपनी अकेले या कई कंपनियों के कंसोर्टियम के रूप में बोली लगा सकती है। अब मोदी सरकार इस कंपनी की जिम्मेदारी पूरी तरह से छोड़ना चाहती है, जिसकी तैयारी उसने पिछले साल ही कर ली थी। पिछले साल नवंबर में ही आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने शिपिंग कॉर्पोरेशन को बेचने की सैद्धांतिक मंजूरी दी थी, लेकिन महामारी की वजह से इसे बेचने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। अब मौका देखते ही मोदी सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से हाथ पीछे खींच लिए। यानी साफ है कि सरकार अब न सिर्फ हिस्सेदारी बेच रही है, बल्कि पूरी कंपनी ही निजी हाथों में सौंप रही है। अब सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार देश नहीं संभाल पा रही है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।